लोकतंत्र निर्वाचित संस्थाओं के संचालन से ही विधिमान्य बनता है। संसद अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करते हुए भारत के लोकतंत्र में अपनी केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हर समय प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित लोकसभा के बहुमत का समर्थन अपेक्षित होता है। लोकसभा और परोक्ष रूप में निर्वाचित राज्यसभा अपने प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर की जाने वाली बहस और प्रस्तावों जैसी अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न सरकारी कामों की समीक्षा करती है। दोनों सदनों के पास कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है, लेकिन सरकारी खर्च या कर संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन का अधिकार केवल लोकसभा के पास ही होता है। अपना संसदीय काम करने के लिए दोनों सदनों की साल में लगभग 70 बैठकें होती है। दोनों सदनों को प्रत्यक्ष काम के अलावा और भी बहुत से काम करने होते हैं। ये काम समितियों द्वारा किए जाते हैं। ये समितियां 3 महत्वपूर्ण काम संपन्न करती हैं। समितियों को भेजे गए विधेयकों की समीक्षा करना, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना, सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर इनकी समीक्षा करना और विभागों के बजटीय खर्च की जांच करना। संसद एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है, सरकार की जवाबदेही तय करती है और सार्वजनिक खर्च के लिए मंजूरी प्रदान करती है। संसद की कार्यसाधकता प्रभावित होती है। ये समितियां अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि संसद इनकी मदद से अपना कार्य बेहतर ढंग से चला पाती है। 700 सदस्यों के बजाय 30 सदस्यों की समिति किसी भी मामले की गहराई से जांच कर सकती है। दूसरा उद्देश्य यह है कि ये समितियां विशेषज्ञों की राय लेती है। इसका सीधा असर नीति या विधान पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए विभागीय स्थायी समितियां जनता से भी अक्सर राय लेती है और अनेक लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाती है। तीसरा उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक चकाचौंध के बिना इन समितियों के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के दबाव के बिना ही अनेक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आम सहमति बना लेते हैं। भारतीय संदर्भ में चौथा उद्देश्य यह है कि दल बदल विरोधी कानून समितियों पर लागू नहीं होता। यही कारण है कि समितियों के निर्णय आमतौर पर दलीय आधार पर नहीं लिए जाते। ये समितियां अपने सदस्यों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करने और अपनी विशेषज्ञता बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे समग्र रूप में गहराई से संबंधित मुद्दों की जांच कर सकें। ऐसे में सवाल उठता है कि ये समितियां कितनी प्रभावी होती हैं। विभागीय स्थायी समितियों का गठन सन 1993 में हुआ था। इससे पहले विधेयकों की जांच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय समय पर कर लिया जाता था। इन समितियों की बैठकों में अन्य मामलों और बजटीय मामलों की भी जांच नहीं की जाती थी। हर के विभागीय स्थायी समिति कुछ के मंत्रालयों पर ही केंद्रित रहती थी और यही कारण है कि सदस्यों को संबंधित क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समय 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, जैसे वित्त समिति, परिवहन, पर्यटन या संस्कृति समिति। प्रत्येक समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। आमतौर पर विभागीय स्थायी समितियों DRSC की बैठकों में विधायकों की समीक्षा करते समय अनेक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन व्यापक प्रभाव वाले विधेयकों के मामले में भी हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 की समीक्षा करने वाली विभागीय स्थायी समिति ने भी किसी विशेषज्ञ को साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया था। यही वह विधेयक है जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की गारंटी दी गई थी। दूसरी बात यह है कि सभी विधेयक समितियों को नहीं भेजे गए थे। जहां एक ओर पिछली 2 संसदों की कार्यविधियों के दौरान 60 और 71% विधेयक समितियों को भेजे गए थे, वहीं मौजूदा संसद में प्रस्तुत केवल 27% विधेयक ही समितियों को भेजे गए। वैसे तो नियम यही है कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा ही विधेयक समितियों को भेजा जाए, लेकिन सामान्यतः इसे संबंधित मंत्री की सिफारिश पर ही भेजा जाता है। राज्यसभा की संरचना कुछ ऐसी है कि कुछ मामलों में तो इससे संवीक्षा या छानबीन करने में मदद ही मिलती है। मौजूदा सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है।
ऐसे मौके कई बार आए हैं जब लोकसभा में पारित हो जाने के बाद भी राज्यसभा ने प्रवर समिति गठित की है ताकि संबंधित विधेयकों की बारीकी से जांच की जा सके। इतना ही नहीं, संविधान में संशोधन के लिए अपेक्षित वस्तु और सेवा कर जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी विभागीय स्थायी समिति को भेजे बिना ही लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। राज्यसभा द्वारा प्रवर समिति गठित की गई और उसकी अनेक सिफारिशों को विधेयक में शामिल करने के बाद ही विधेयक पारित किया जा सका। तीसरी बात यह है कि इन समितियों की सिफारिशें मानना भी बाध्यकारी नहीं होता। सरकार या कोई अन्य सदस्य संबंधित संशोधनों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है और फिर सदन द्वारा मतदान करके इसे पारित किया जाता है। इसके पीछे मंशा यही है कि समितियां संसद का ही एक छोटा भाग है जिनका काम है संबंधित मुद्दे की जांच करके सिफारिशें देना। उसके बाद पूरे सदन को यह अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय ले। विभागीय स्थायी समितियां अन्य विषयों के साथ साथ अनुदान मांगों की जांच भी करती है। फिर सरकार सिफारिशों को कार्यान्वयन की सूचना भी समितियों को देती है और समितियां उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। पिछली संसद की 5 वर्ष की कालावधि में सरकार ने समितियों की 54% सिफारिशें स्वीकार की थी और विभागीय स्थायी समिति ने 13% मामलों में संतोष प्रकट किया था। 21% मामलों में उनकी प्रतिक्रिया को निरस्त कर दिया गया था और 12% मामलों में उन्हें प्रतिक्रियाएं ही नहीं मिली। इन समितियों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास स्थायी अनुसंधान के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। संसद का सामान्य सपोर्ट स्टाफ ही इन समितियों को भी सपोर्ट करता है। इनके पास शोधकर्ताओं के रूप में पूरी तरह से समर्पित स्टाफ नहीं होता। हालांकि ये समितियां बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकती हैं और वे अक्सर ऐसा करती भी हैं, लेकिन इनका अपना कोई आंतरिक विशेषज्ञ नहीं होता जो इनकी समितियों को सूक्ष्म रूप में समझ सके। एक संबंधित मुद्दा यह भी है कि संसद के सदस्यों में बार बार भारी बदलाव भी होता रहता है। पिछली 3 लोकसभाओं में प्रत्येक में 50% से अधिक सांसद पहली बार लोकसभा में चुनकर आए थे। जहां एक और कई अनेक अनुभवी सांसद मंत्री बन गए, वहीं सांसदों का एक छोटा सा वर्ग बहुत लंबे समय तक समिति का सदस्य रहने के कारण संबंधित विषयों की जानकारी प्राप्त करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।